20 डेज प्लेस में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही हो और आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब बोर्ड्स की तैयारी में अपन कई सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन आयनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है। आयनिक कंडक्टेंस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास आ रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो आता है इंटर आयनिक इंटरेक्शन। इंटर आयनिक इंटरेक्शन, इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग। आपने नाम सुना होगा इंटरसिटी, ट्रेन चलती है ना, इंटरसिटी मतलब दो सिटी के बीच में भाई। इंटर आयनिक मतलब दो अलग अलग आयंस के बीच में कितना इंटरेक्शन लग रहा है। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन अगर आपका ज्यादा होगा, जैसे अपन ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका इंटर आयनिक इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मोबिलिटी जो होगी आयंस की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोबिलिटी का मतलब होती है भाग दौड़। मोबिलिटी ऑफ आयन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यार। और मोबिलिटी आयन की जितनी कम होगी उतनी आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। कितनी रफ्तार से आपका करंट फ्लो कर रहा है वही तो आपका करंट डिनोट करता है। तो अब मोबिलिटी आयन की कम हो गई मतलब आपका जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा, आयन आयन के बीच में अगर इंटरेक्शन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो ज्यादा होगा तो उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब भागदौड़ कम हो जाएगी उनकी, ठीक है। और उनकी कंडक्टेंस क्या आने वाली है, कम आने वाली है। तो सबसे पहला फैक्टर है इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो कंडक्टेंस कम आती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन मतलब किसी सॉल्वेंट में जब आयन को उठा के डालते हो तो जो फेनोमेना होता है उसे आप बोलते हो सॉल्वेशन, ठीक है। हाइड्रेशन में बस वो सॉल्वेंट वाटर हो जाता है भाई। अब सॉल्वेशन या हाइड्रेशन के केस में होता क्या है, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन को समझो भाई। जैसे कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, राइट। इसे उठा के आपने क्या करा, पानी में डाला। क्या करा, पानी में डाला। पानी में डालने के बाद पता चला कि ये जो NaCl है वो ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब क्या है भाई कि जैसे ही इसे पानी में डालोगे तो वाटर जो है यहां पर एज अ सॉल्वेंट, उसकी ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसके चार्ज को कम करे भाई, ठीक है। बहुत भरोसे से डाला है हमने NaCl को वाटर में, तो वाटर की ये जिम्मेदारी है कि जब NaCl आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा तो इनके चार्ज को वो कम करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा कि वाटर का जो नेगेटिव पोल है वो कैटायन को सराउंड करेगा और वाटर का जो पॉजिटिव पोल है वो एनायन को सराउंड करेगा। कुछ इस तरह से कि यहां पर इसका नेगेटिव पोल वाटर का, आप जानते हो कि वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल नेगेटिव का चार्ज यहां पर आएगा भाई, ठीक है। तो वाटर का जो नेगेटिव पोल है बेसिकली वो कैटायन को हमारा सराउंड करेगा, ठीक है। इस तरह से ये नेगेटिव पोल ने इसे क्या करके रखा हुआ है, सराउंड करके रखा हुआ है। तो मतलब इसका सॉल्वेशन हो रहा है कैटायन का। उसी तरीके से एनायन को वाटर का पॉजिटिव पोल सराउंड करेगा यार, वाटर का पॉजिटिव पोल सराउंड करेगा यार, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सराउंड करेगा क्योंकि डेल पॉजिटिव का चार्ज होने वाला है इन पर, इस तरह से, ठीक है। जैसे ही आप किसी आयन को, आयनिक स्पीसीज को पानी में उठा के डालते हो तो जो वाटर रहता है वो उनके चार्ज को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। नॉर्मल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसे नेगेटिव चार्ज सराउंड करेगा तो इसके चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा ना, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना भी होगा तुमने बचपन में कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 81। उसका मतलब यह है कि किसी भी चार्ज स्पीसीज को अगर वाटर के अंदर उठा के डाला जाएगा तो वाटर उसके चार्ज को 81% तक कम कर देगा। तो किसी भी आयनिक स्पीसीज को अपने अंदर घोल लेता है भाई, ये डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो जाता है। इससे अच्छे अच्छे भी सॉल्वेंट है ना, यही अकेला नहीं है भाई वाटर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रेशन या सॉल्वेशन में हो क्या रहा है कि हाइड्रेशन या सॉल्वेशन में किसी भी आयन को जब आप डालोगे तो वाटर उसे चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। अब जैसे ही
आप वाटर इसे सराउंड करेगा तो इसकी साइज क्या होगी यार, बढ़ जाएगी ना। पहले साइज इतनी थी, अब क्या हो गई, ये साइज हो गई भाई, ये आयन की साइज हो गई, ये कैटायन की साइज हो गई। अगर साइज बढ़ गई है भाई, जिसकी साइज ज्यादा होती है उसकी मोबिलिटी कम होती है यार, उसकी रफ्तार कम होती है, ठीक है। जिसकी साइज कम होती है उसकी रफ्तार कम होती है, एक बात ध्यान रखना। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है कि जैसे ही सॉल्वेशन या हाइड्रेशन होगा, क्या होगा भाई, सॉल्वेशन या वाटर के केस में अपन इसे हाइड्रेशन भी बोल देते हैं कि सॉल्वेशन या हाइड्रेशन जब ज्यादा होगा तो जो साइज होगी आयन की वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और साइज ऑफ आयन अगर ज्यादा होगी तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रफ्तार कम होगी तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंडक्टेंस आपका कम होने वाला है। तो अगर सॉल्वेशन या हाइड्रेशन अगर आपका ज्यादा होता है, उसकी वजह से साइज होती है, बढ़ जाती है आयन की। साइज बढ़ेगी तो रफ्तार कम होगी, मोबिलिटी कम होगी, और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस कम आने वाली है। तो ये दूसरा फैक्टर है हमारे पास, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। थर्ड फैक्टर की अगर बात करें तो थर्ड फैक्टर आता है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, विस्कोसिटी जानते हो, विस्कस। जैसे कि आपके पास एक वाटर है, एक आपके पास हनी है, कौन ज्यादा विस्कस है, आप बोलोगे हनी ज्यादा विस्कस है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, हनी ज्यादा विस्कस है। अगर विस्कस ज्यादा होता है कोई मीडियम तो उसमें जो मोबिलिटी रहती है आयन की वो कम हो जाती है, और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होने वाला है। तो विस्कोसिटी अगर ज्यादा है मीडियम की, ठीक है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, क्या ज्यादा है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोबिलिटी मतलब रफ्तार कम हो जाएगी, और रफ्तार कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम हो ही जाएगा यार, कंडक्टेंस आपका कम हो ही जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से, मुझे एक बात बढ़ो, रफ्तार बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हो, आयन आयन के बीच में जो इंट्रैक्शन लगता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब वो भागदौड़ करना स्टार्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू पास आने के, ठीक है। पास नहीं आ सकते अब वो, अब उनको नीचे से टेम्परेचर मिल रहा है, और टेम्परेचर मिलेगा तो वो भागेंगे, दौड़ेंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअल में क्या हुआ, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। और इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, आयन आयन के बीच में अब इंट्रैक्शन नहीं लग रहा है, अब वो क्या करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। मतलब मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मोबिलिटी बढ़ेगी दोस्त तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ऑफ आयन, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एंड टेम्परेचर, ठीक है। इन पे आपने देखा कि इंटर आयनिक इंट्रैक्शन बढ़ाने से आपका कंडक्टेंस कम हो गया, सॉल्वेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस कम हो गया, विस्कोसिटी मीडियम की बढ़ाने से कंडक्टेंस कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका कंडक्टेंस बढ़ गया, ठीक है। ये आपके पास चार फैक्टर हैं। एक और फैक्टर आता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है यार, डाइल्यूशन। की डाइल्यूशन से आपका कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यार फिफ्थ फैक्टर हमारे पास आता है डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर, कि डाइल्यूशन बढ़ाने या कम करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का क्या होता है। अगर डाइल्यूशन की बात करें, अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो आपकी जो कंडक्टेंस रहती है यार वो आपकी बढ़ जाती है। आपकी क्या होती है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और जितने भी सॉल्ट्स हैं, उनका इंटर आयनिक इंट्रैक्शन कम हो जाता है। और अगर इंटर आयनिक इंट्रैक्शन कम होगा तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपने क्लास 11 का अगर धुंधला धुंधला कुछ याद हो बेटा, तो वहां पर आपने चैप्टर पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम, याद आया कुछ, अरे सर ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था। और आयनिक इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल होता था। उस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जैसे ही आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हो वैसे ही आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन रहता है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहता है वो बढ़ जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा बढ़ जाएगा, और अल्फा बढ़ेगा मतलब आयन बढ़ेंगे, आयन बढ़ेंगे मतलब आपका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से आपकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंटरआयनिक इंट्रैक्शन कम हो जाता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी, कप्पा पर क्या फर्क पड़ता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से आपकी जो कंडक्टिविटी रहती है, कप्पा जिसे आप बोलते हो, वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि कप्पा क्या होता है कि
कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो उसे आप कप्पा बोलते हो। और वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयन अगर कम हो रहे हैं तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। कोई आपसे पूछे कि डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, डाइल्यूशन को आप बढ़ाओगे तो आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसे आप बोलते हो वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाता है। क्योंकि मोलर कंडक्टेंस क्या है, ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट हो। ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो। और वॉल्यूम तो बढ़ रहा है यार, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपकी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। होता क्या है यहां पर देखो, लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, K इंटू V। ठीक है, अब डाइल्यूशन बढ़ाने से K क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट है वो ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर ये कम हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा कि आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है भाई। तो सिंपल सी बात है, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ जाते हैं। ये आपके पास इफेक्ट है डाइल्यूशन का। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपके पास एक ग्राफ आता है यार, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किस तरह से अपन बना सकते हैं उस ग्राफ को थोड़ा सा देखें। अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं यहां पर, ठीक है, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ग्राफ है लैम्डा m और अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाता हूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ को जिस तरह से आता है यार, स्ट्रेट लाइन डिक्रीमेंट स्लोप के साथ। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ आता है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट का आता है। ये जो ग्राफ आया है ये वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया है, ये ध्यान रखें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सभी सोल्ट के लिए। और ये जो ग्राफ आया है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया है, ये ध्यान रखें। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड वीक बेस, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा देखें कि आप जब इधर मूव कर रहे हो, यहां पर मूव कर रहे हो इस तरह से, आपकी यहां पे यहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अगर आप उल्टा मूव करते हैं, सपोज यहां पर इस तरह से मूव करते हैं, तो यहां से यहां अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो यहां से यहां आपका डाइल्यूशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा यार। उल्टा आप चलोगे तो डाइल्यूशन बढ़ रहा होगा। इस पॉइंट पर आकर सोचो, इस पॉइंट पर बेसिकली आपका क्या होगा, इस पॉइंट पर आकर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी वो लगभग 0 हो गई होगी और आपका जो डाइल्यूशन है वो कितना हो गया होगा, इनफिनाइट हो गया होगा। वो डाइल्यूशन कितना हो गया, इनफिनाइट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। नॉर्मल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो डाइल्यूशन कम हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी तो डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोचें कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, यहां पर अगर मैं लेके आता हूं, आप जानते हो कि डाइल्यूशन बढ़ाने से आपकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। अब लेकिन ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो ग्राफ होगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड भी करूंगा तो एक्सटेंड करके वो पैरेलल हो जाएगा। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी मैक्सिमम कंडक्टेंस नहीं दे सकते हैं प्रैक्टिकली तो नहीं दे सकते हैं भाई। अगर एक्सपेरिमेंटली बात करें तो कभी नहीं दे सकते, क्योंकि डाइल्यूशन जब इनफिनाइट होगा तभी आपका मैक्सिमम कंडक्टेंस आ सकता है। और जब इसका डाइल्यूशन अपन ने वीक इलेक्ट्रोलाइट का 0 इनफिनाइट करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा तो पैरेलल हो जाएगा बाय एक्सिस के, ठीक है, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा और उसके ग्राफ को अगर मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो उसका ग्राफ यहां पर आकर टच हो जाएगा यार। मतलब यहां पर आपको मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस मिल सकती है। इसे आप बोलते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा m इनफिनाइट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन भी आप जिसे बोलते हो, ठीक है। तो लैम्डा m इनफिनाइट बेसिकली है क्या, ठीक है, इसे लिख लेना, लैम्डा m इनफिनाइट इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस
या इसे कहा जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन जब अपन ने कर दिया है तब कितनी मोलर कंडक्टेंस आई है, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन भी होती है, ठीक है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनाइट माइनस बी रूट सी। ये इक्वेशन है हमारे पास, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनाइट माइनस बी रूट सी। अगर आप इस इक्वेशन से अगर देखेंगे, अगर लैम्डा एम को वाई एक्सिस पर रखते हैं और रूट सी को आप अगर एक्स एक्सिस पर रखते हैं तो आपका जो बी हो जाएगा वो आपकी स्लोप हो जाएगी, डिक्रीमेंट स्लोप है, और ये आपका क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को आप बोलते हो डी बाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन, ठीक है। डी बाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन। यहां पर मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा एम, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा एम इन्फिनिटी, रूट सी कॉन्सेंट्रेशन है मोलरिटी, और बी आपका डी बाय हकल कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक है। तो इस इक्वेशन का नाम देख लो, कभी कभार आ जाए तो इस इक्वेशन का नाम है डी बाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन, ठीक है। और बी यहां पर डी बाय कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन है भाई, ये एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बनाया गया है। बेसिकली आपसे क्या ध्यान रखना है इस ग्राफ में कि ये जो ग्राफ आया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया है, जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट का ग्राफ आया है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया है। और किस किस के बीच में ग्राफ बनाया गया है? लैम्डा एम वर्सेस रूट सी के बीच में, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास हैं। लैम्डा एम इन्फिनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो अपन ने कौन कौन से फैक्टर पढ़ लिए? इंटरआयनिक इंटरेक्शन पढ़ लिया, सॉल्वेशन हाइड्रेशन पढ़ लिया है, विस्कोसिटी पढ़ लिया है, टेम्परेचर पढ़ लिया है, डाइल्यूशन पढ़ लिया है। ये 5 मेजर फैक्टर हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। और लास्ट में ये ग्राफ लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के फैक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत रफ्तार में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।